डॉक्यूमेंट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन कराया था? ठीक है, जो बेयर एक्ट के ऊपर रजिस्ट्रेशन एक्ट का बेयर एक्ट निकालो और उसके जो सेक्शन 2 है उससे शुरू करेंगे। Section 2 talks about the definitions with regard to the Registration Act. सबसे पहला है एडिशन। इसमें से आपको सिर्फ पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं, मेंस में आपको इसके ऊपर कुछ नहीं आता। जैसे बुक है, बुक मींस या तो एक सिंगल पेज कैन आल्सो बी अ बुक, बुक मींस क्लब टुगेदर ऑफ सर्टेन पेजेस, या कोई पोर्शन ऑफ अ बुक या नंबर ऑफ सर्टेन शीट्स कनेक्टेड टुगेदर विद द पोर्शन ऑफ द बुक, वो आपकी बुक कहलाएगी। एडिशन का मतलब है प्लेस ऑफ रेजिडेंस, profession, trade, rank, title of any person described, and in case of an Indian, his father's name, where he is usually described as the son of his mother, then his mother's name. ठीक है, एडिशन हियर मींस द नेम, द प्लेस ऑफ रेजिडेंस। रजिस्ट्रेशन की बात की जा रही है, जब हम डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराते हैं तो वहां पे हम जरूर लिखते हैं कि ए पर्सन, ए इज द सन ऑफ या डॉटर ऑफ सो एंड सो, वो सारी चीजें यहाँ पे एडिशन की बात है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स में एडिशनली ऐड की जाती है। द टाइटल, the rank on which basis you are getting your documents registered. Districts, sub-districts, that means the districts that we have been specified, जैसे स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, कितने कितने सब डिस्ट्रिक्ट्स बनेंगे वो भी स्टेट गवर्नमेंट आपके नोटिफाई करती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कौन से होंगे? इंक्लूड्स द हाई कोर्ट इन इट्स ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन। नाउ क्योंकि ये एक्ट 1909 का एक्ट है और जितने भी आपके पुराने चाहे सिविल लॉज हैं, चाहे आपकी क्रिमिनल लॉ 1973 से पहले वाला था सीआरपीसी, हाई कोर्ट इन इट्स ऑर्डिनरी सिविल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ये होता था पुराने टाइम पे कि कुछ जगहों पे ज्यूरिसडिक्शंस जो थी हमने डायरेक्टली हाई कोर्ट को दे रखी थी। अभी तो हाई कोर्ट के पास रिट ज्यूरिसडिक्शन है जो पर से कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में जाएगी या आपके सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी। बट बहुत ऐसे मैटर्स थे एज फार एज दी पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन वाज कंसर्न्ड कि चांसरी कोर्ट्स या कुछ ऐसे मैटर्स को हमने रिजर्व करके हाई कोर्ट के पास रखा हुआ, तो उस टाइम पे उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट को इन इट्स ऑर्डिनरी सिविल ज्यूरिसडिक्शन में हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरह इंक्लूड करते हैं। अब ऐसा नहीं है, ये पुराने टाइम पे हुआ करता था जब आपकी प्रोविंसेस थे, ठीक है, बिफोर द इंडिपेंडेंस एरा, एट दैट टाइम एंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस एरा फॉर अ सम टाइम ऐसा रखा गया था। नेक्स्ट आ जाओ एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट एंड एंडोर्स्ड, ये चीजें बहुत जगह आपको सुनने को मिलेंगी कि आपको, अगर आप हम बात करें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की, वहां पे भी एंडोर्समेंट की बात की जाती है, ठीक है। एंडोर्समेंट मींस सम काइंड ऑफ साइन, सम काइंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट कि जी ये चीजें हुई हैं यहाँ पे, एंड अप्लाई टू एन एंट्री इन राइटिंग बाय रजिस्टरिंग ऑफिसर ऑन अ राइडर और कवरिंग स्लिप टू एनी डॉक्यूमेंट टेंडर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन। एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलती है आपको, अभी कोई फॉर्म भरा हो या पोस्टल एड्रेस पे कुछ जाते हो तो वो एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप देते हैं आपको, नंबर लिख के देते हैं, दैट इज व्हाट इज एन एंडोर्समेंट। जो बंदा एंडोर्स कर रहा है दैट इज एंडोर्स्ड, एंड एंडोर्समेंट मींस द प्रोसेस ऑफ एंडोर्सिंग द डॉक्यूमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर यहाँ ना भी डिफाइंड होती तो इमूवेबल प्रॉपर्टी आपकी जनरल क्लॉजेस एक्ट में डिफाइंड है, इवन टीपीए में भी इमूवेबल प्रॉपर्टी एज सच डिफाइंड नहीं है। यहाँ पे भी इन्होंने इंक्लूसिव डेफिनेशन बोली है। Inclusive definition means they are not providing the meaning. They are only telling you कि ये चीजें आपकी immovable property का हिस्सा बनेंगी। Land, buildings, hereditary allowances, rights to ways, lights, ferries, fisheries or any other benefit which is arising out of the land and the things attached to the earth or permanently fastened to anything which is attached to the earth but not standing timber, growing crops or grass. ठीक है, but trees can be movable, it can be movable. If the trees are such which cannot be severed, then they are immovable. But if they are we have entered into an agreement for severance, then they are movable. But बाकी सारी चीजें जैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया था, this is an immovable property here because it is attached machinery. आपके ट्यूबवेल्स they are the immovable property because they are embedded in the earth. समझ में आ रहा है?
स्पीड होगी डेफिनेशंस में, क्योंकि डेफिनेशन सिर्फ पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे आपको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आ जाओ, इंडिया, इंडिया मींस द टेरिटरी एक्सक्लूडिंग स्टेट ऑफ जेएंडके और इंक्लूडिंग नाउ। लीज क्या होती है? ये टर्म्स है बच्चे पुराने टाइम की। लीज का मतलब है हमने अपनी प्रॉपर्टी को रेंट आउट किया है। एग्रीकल्चर लैंड जैसे होती थी, जैसे ठेके पे दिए, कमर्शियल बिल्डिंग्स को लीज आउट किया लाइसेंस के अग्रीमेंट के थ्रू। उसका ये मतलब होता था कि हमें उससे एक इनकम जनरेट हो रही है और प्रॉपर्टी की देखभाल की जा रही है। उसको डिफरेंट नाम से डिफरेंट डिफरेंट जगहों में जाना जाता है, जैसे एक काउंटर पार्ट, काबुलियत, अंडरटेकिंग टू कल्टीवेट और ऑक्यूपाई, एंड देयर कैन बी एन अग्रीमेंट टू लीज। तो जहां पे भी आपने एक अग्रीमेंट किया है कि हम लैंड को कल्टीवेट करेंगे या लैंड को किसी भी तरीके से कैसे भी प्रोवाइड करेंगे, दैट वुड अमाउंट टू अ लीज। ठीक है, नेक्स्ट इज, और लीज हम टीपी में ज्यादा अच्छे से पढ़ते हैं, माइनर मीन्स अ पर्सन हु इज लेस देन 18 years. Movable property means any property which is not an immovable property. Representative includes the guardian of a minor, the committee or other legal curator of a lunatic or idiot. यहाँ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव है। लीगल एयर्स तो वो होते हैं जो एज पर हिंदू सक्सेशन एक्ट क्लास 1 क्लास 2 एयर्स हैं, एग्नेट्स हैं, कॉग्नेट्स हैं। इनके अलावा भी आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते हैं जो गार्डियंस हैं। और गार्डियंस के आगे भी हमने प्रिफिक्स नहीं किया, टेस्टामेंट्री गार्डियन है, नेचुरल गार्डियन है, डी ज्योरे है या डिफेक्टो, कोई भी गार्डियन हो सकता है। अगर नेचुरल है तो ऑटोमेटिकली लीगल एयर्स आ गए, फादर, मदर। और अगर आपके डी ज्योरे हैं तो दैट में बी एनी अदर पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। तो एनी रिप्रेजेंटेटिव मींस इंक्लूड्स एनी गार्डियन। और इवन द कमेटी, कमेटी में क्या हो सकते हैं, ट्रस्टी के रूप में कोई कमेटी जो है वो काम कर रही है, वो देखभाल कर रही है, या अदर लीगल क्यूरेटर, any other legal person who's not having any adverse interest to that of the idiot or to that of a lunatic. यहाँ तक क्लियर है? Indian Majority Act, not personal law. According to the personal law to which he subject has not attained majority, यहाँ पे लिखा गया है, बट बच्चे नॉर्मल रूल इज इंडियन मेजोरिटी एक्ट। ये सिर्फ उसमें आता है जहां पे गार्डियन अपॉइंट किया जाता है, वहां पे हम कहते हैं कि वो मेजर जो होगा 21 साल का माना जाए। ठीक है, अब इसके बाद इसके अंदर कुछ एक दो पॉइंटर्स लिख लो जो पीछे वाले टाइम पे भी नहीं लिखवाए थे, वो लिख लो। एनी मशीनरी, एनी मशीनरी इंस्टॉल्ड, registration, any machinery which is installed in any plant, in any plant can be movable or immovable, can be movable or immovable depending upon, depending upon the facts and circumstances of each case. दैट मीन्स अगर ये प्लांट ऐसा था जो कि परमानेंटली फास्टेंड था टू द अर्थ, तो ये इमूवेबल बन जाएगी। बट अगर ये प्लांट ऐसा था कि उसकी मशीनरी को सिर्फ रखा गया था, विच कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, देन वो मूवेबल बन जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट इसके बाद लिखो, a काबुलियत is merely an agreement, a काबुलियत is merely an agreement which is executed by a tenant, which is executed by a tenant to take the tenancy, to take the tenancy. And it does not contain an agreement,
it does not contain an agreement of the landlord on his part to lease the property. Lease the property. अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, is there any difference between a tree or a standing timber, or whether standing timber is a tree? What should be your answer? Because they have expressly stated in an immovable definition that it does not include a standing timber. और मैंने अभी ट्री की एग्जांपल दी है ना, ट्री की एग्जांपल के साथ साथ एक चीज और ध्यान रखना, मैंने एक severance वर्ड यूज किया था, ये हिंट है आपके लिए. अब बताओ whether standing timber is a tree or not. पहले तो ये बताओ. It is. It is a tree. It is a tree. But that standing timber को बना क्यों है ट्री से? Because there has been an agreement of severance. So once there has been an agreement of severance of a tree, it is no more a tree. It is known as a standing timber. And जो tree होगा, which means it is not entered into a agreement for severance. ठीक है? ऐसे कौन से trees हैं जो trees ही हैं? Normal parlance में तो आप सब बोलते हो ये सब पेड़ हैं, trees हैं. कौन से हैं ऐसे? That is to be cut. Yes, eucalyptus. Other they have to be cut. वो भी कट होते हैं. ये लगे हुए हैं चंडीगढ़ में आसपास. सफेदा तो यूकेलिप्टस वो तो कटेगा. That is where you will get your papers. Banyan tree. और yes, very right. Any fruit bearing tree. और जब तक वो फ्रूट दे रहा है कैसे काट लेगा? वो देता ही है. कितने सारे हिमाचल में जाओ ना, कितने सारे वो एप्पल के हैं, है ना. इधर कहीं और चले जाओ, you go to this side, Maharashtra side and other sides, you'll get this oranges and your mangoes और एक दो और जो भी ध्यान नहीं आ रहा मुझे, वो सब नहीं होते वहाँ. फिर समझ में आया है डिफरेंस? पता चलेगा. कोई पूछे आपसे कि is there any difference between a tree and a standing timber, you will say standing timber is a tree, but because there has been an agreement of severance, so it is no more considered to be a tree. ठीक है, लिख लीजिएगा, शायद इंटरव्यू में हम ही पूछ लें आपसे. यस यस है जी, बिल्कुल. लिखना चाहते हो तो लिख लो, वो लिखवा लीजिए. यस, लिखना चाहो तो लिख लो. शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, दैट्स 1959 सुप्रीम कोर्ट. शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, 1959 सुप्रीम कोर्ट. अब आपसे एविडेंस के साथ एक क्वेश्चन इसको जोड़ के पूछना है. वेदर सेक्शन 68 69 के आसपास का हिंट दे रही हूं मैं आपको एविडेंस एक्ट. वेदर mere production of a document, mere production of a document is itself the sufficient proof of its execution. Is itself the sufficient proof of its execution. जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, क्वेश्चन लिख लिया आप सबने ना. प्रूफ ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन, मैं रजिस्ट्रार के पास गई, डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो गया, उसके पास एंट्री है रजिस्टर में, उसके बाद में आगे हमारे पास अपनी कॉपीज होंगी. डिस्प्यूट ये उठ गया कि जी ये कॉपीज जो हैं इसमें कहीं ना कहीं पे छेड़खानी की गई है. आई हैव प्रोड्यूस्ड द कॉपी इन द कोर्ट. whether that copy itself which has been produced by me sufficient proof of its execution, कि जी execution अच्छे से हुई थी. Yes, why?
but whether that document itself, which is being produced by the by the party himself, that amounts to a valid execution. फिर तो मैं document कोई भी ले आऊं और है ये डॉक्यूमेंट है मेरा, ठीक है, इसको रजिस्टर करा लिया हमने सेल डीड को, एंट्री होगी वहां पे मेन, ठीक, सिंपल ले लो और सिंपल छोड़ दो ये। मैरिज सर्टिफिकेट्स बनते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी रहती है, ठीक है, उसके बाद आपने रजिस्टर करा रखा है, डिस्प्यूट उठ गया, डिस्प्यूट क्या उठा कि जो मैरिज जो रजिस्टर कराई थी वो सही तरीके से रजिस्टर नहीं कराई है, कोई ना कोई गड़बड़ा, ये मैरिज है ही नहीं है। मैं कहती हूँ नहीं जी ये कॉपी पड़ी है, देखो हम तो ये प्रोड्यूस करें, तो पार्टीज डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं ना बच्चे, दोनों पार्टीज डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या वो डॉक्यूमेंट जो पार्टीज प्रोड्यूस कर रहे हैं कोर्ट उसको ये मान के चलेगा कि एग्जीक्यूटेड प्रॉपरली है? नहीं, कोर्ट उसको मंगाएगा रजिस्टर को जिस रजिस्टर में एंट्री डाली होगी, और कोर्ट वहां से उसको प्रूफ मानेगा कि हाँ दे वर ड्यूली एग्जीक्यूटेड। समझ में आया? क्योंकि बच्चे पार्टीज को, अगर पार्टीज ही सब कुछ प्रोड्यूस करने लग जाएंगी और मैं अथॉरिटीज से कुछ भी नहीं मांगूंगी, इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट्स देखो ना, रिमेंबर द इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट्स, मैं कह रही नहीं जी ये है, ये चीज थी इसमें, ये देखो ये मेरे पास है पड़ा, उसकी फोटोकॉपी हो कहेंगे नहीं, विल कॉल द पर्सन अथॉरिटी, कंसर्न्ड अथॉरिटी, सर्टिफाइंग सिग्नेचर्स, डिजिटल सिग्नेचर्स बुलाएंगे ना कंफर्म करने के लिए, तो आपकी सिर्फ प्रोड्यूसिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इटसेल्फ इज नॉट सफिशिएंट फॉर इट्स ड्यू एग्जीक्यूशन। Which party is forming in Haryana? बीजेपी, अभी के लिए तो बीजेपी आ गई है। अभी अभी जो 6th राउंड चल रहा है उसमें बीजेपी इज getting that updates. That's 49, Indian National Congress is 35, and INLD is 1. That's the latest update right now. If it is 49, that means they are coming in majority again. जैसे सेंटर में है, हाँ बस वही इंडिया लिख दिया था, they thought India will win. चलिए coming back, I was just getting these reviews, so I'm हाँ जी, anyways अब आ जाओ अपना, कुछ पूछ रहे थे क्या आप लोग? नहीं ना? पार्ट 2 पे, पार्ट 2 के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर सब कुछ आएगा, वो सिर्फ पीटी में ये पूछ सकते हैं हु अपॉइंट्स द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स और सब डिस्ट्रिक्ट्स कैसे फॉर्म होंगे, रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार जो है वो कैसे आएंगे, एक रजिस्ट्रार एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स का रजिस्ट्रार हो सकता है, देयर आर सेवरल सब रजिस्ट्रार्स आल्सो, बट इस सब में जो रूलिंग होगी वो होगी स्टेट गवर्नमेंट की से होगी, स्टेट गवर्नमेंट ही आपके इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन को अपॉइंट करेगा। इंस्पेक्टर जनरल का काम क्या होगा कि वो दूसरा ऑफिस साइमल्टेनियसली होल्ड कर सकता है, बट वो सारी चीजों को कि जी रजिस्ट्रेशन कैसे हो रही है, क्या रजिस्ट्रार के पास इक्वल सारी चीजें आ रही हैं, रिव्यू कर सकता है, जो आपके रजिस्टर्स वहां पे मेंटेन किए गए होंगे वो उनको भी इंस्पेक्ट कर सकता है। समझ में आ रहा है? पार्ट 2 इज लीस्ट इंपॉर्टेंट, बट आपको ये सारी चीजें खुद एक बार पढ़नी पड़ेंगी। रजिस्टर बॉक्सेस लाइकवाइज सेक्शन 16, फायर प्रूफ बॉक्सेस स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करने के बाद इंस्पेक्टर जनरल उसको टाइम टू टाइम इंस्पेक्ट करेगा। अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट इज योर पार्ट 3, जिसमें से मेंस पीटी इंटरव्यू तीनों क्वेश्चंस आते हैं। सो पार्ट 3 इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, दैट इज सेक्शन 17, राइट? सेक्शन 17, सेक्शन 18
रजिस्ट्रेशन एक्ट में यही है जो रिवॉल्व अराउंड करता है, और यही चीजें आपको बाद में एज अ जुडिशियल पर्सन भी काम आएंगी। जो आपका 17 का सब सेक्शन 1 है, ये बात कर रहा है आपके वो प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग जो रजिस्टर करानी कंपलसरी है, और इसमें वर्ड क्रेडल जो है वो इम्पोर्टेंट है। क्रेडल इज जस्ट दी शॉर्ट फॉर्म जो हम इसको डिराइव कर रहे हैं, पेन दी बच्चे इससे चल जाएगा। पहले तो इसको समझो। क्रेडल हियर मीन्स टू create, assign, declare, limit और extinguish। extinguish कोई भी ऐसा नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, नॉन टेस्टामेंट्री मीन्स विल के अलावा कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू या तो कोई राइट क्रिएट किया जाएगा, ये एक डॉक्यूमेंट है विच इज नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। या तो वो क्रिएट किया जाएगा वो राइट, या उस राइट को असाइन करेंगे। असाइन करने का मतलब मैंने अपने राइट्स जो है वो तुम्हें दे दिए, या डिक्लेयर करेंगे, जस्ट अ डिक्लेरेशन दैट प्लीज डिक्लेयर आई एम द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, आइदर बाय दैट वे। लिमिट करेंगे, जैसे लाइफ एस्टेट क्रिएट करते हैं टीपीए में हम, लेकिन लिमिटेड राइट तो क्रिएट करते हैं ना, पोजेसरी राइट तो दे रहे हैं, ऑनरशिप नहीं दे रहे। या एक्सटिंग्विश करेंगे, एक्सटिंग्विश में सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिलिंक्विशमेंट डीड करेंगे, जहां पे सिस्टर्स क्या करती हैं आफ्टर सम टाइम आफ्टर दे गेट मैरिड, वो कहते हैं कि नहीं जी हमें प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं चाहिए, सब कुछ हम अपना जो है अपने भाई के नाम पे करते हैं। रिलिंक्विशमेंट डीड, एक्सटिंग्विश हो रहे हैं ना राइट्स। ये सारी चीजें जो भी हम एक डॉक्यूमेंट के थ्रू, एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करेंगे, और अगर वो प्रॉपर्टी 100 रुपए से और अपवर्ड्स की प्रॉपर्टी है और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। कंपलसरी कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जहां पे आपकी आजकल के टाइम पे प्रॉपर्टी ऐसे हो जहां पे आप 100 रुपए से कम की प्रॉपर्टी। हाँ वही कह रही है ना, तो 100 रुपए से कम की तो कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है ही नहीं। आप एक 100 रुपए की मैं कहती मूवेबल नहीं होगी कुछ, इमूवेबल तो बहुत दूर की चीज है। तो इस हिसाब से हाँ चलिए समझ में आया यहाँ तक। आप 17 को पढ़े, सबसेक्शन 1 को। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स मीन्स जो ए से लेके ई तक के डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी बात ये कर रहे हैं। शैल बी रजिस्टर्ड, अंडरलाइन कर लेना वर्ड शैल को। इफ द प्रॉपर्टी टू विच दे रिलेट इज सिचुएट इन अ डिस्ट्रिक्ट इन विच, and if they have been executed on or after the date on which Act 16 of 1864 or so and so Indian Registration Act comes into power, into force। समझ में आया यहाँ तक? which means कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो नीचे लिस्ट दी गई है और जो प्रॉपर्टी जो उस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, जिस डिस्ट्रिक्ट में रजिस्ट्रेशन एक्ट एप्लीकेबल है, उन केसेस में आपको इनको रजिस्टर कराना मैंडेटरी है। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इस पे लिखो इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ गिफ्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराना जरूरी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ टीपीए और स्टैंप एक्ट पढ़ेंगे। जो स्टैंप ड्यूटी है या कुछ भी है उसका बहुत ज्यादा है। सपोज करो एक प्रॉपर्टी है, गिफ्ट देना है आपने उस प्रॉपर्टी को, गिफ्ट में जो चार्जेस होंगे ना वो ज्यादा होंगे, स्टैंप ड्यूटी ज्यादा होंगी, ठीक है।
उसको रजिस्टर कराना जरूरी है। और पीटी में या मेंस में क्वेश्चन क्या आता है, इफ द गिफ्ट इज ऑफ लेस देन 100 रुपीज ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी वेदर इट स्टिल रिक्वायर्स कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। आप लोग भूल जाते हो, 100 रुपए देख लेते हो आप बस कि इमूवेबल प्रॉपर्टी लेस देन 100 नहीं चाहिए, बट अ गिफ्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स वैल्यू रिक्वायर्स कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। क्लियर है ये जी? और गिफ्ट है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का है, तो वो रजिस्टर कराना मैंडेटरी है इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स वैल्यू। अब आ जाओ आगे, दो जगहों पे ना देखो, बी सी और ई के अंदर एक लिखे अदर नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स, सी में लिखे नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स, ई में भी नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स लिखे है ना, लिखा है। इनमें डिफरेंस देखो क्या क्या। पहले कहते हैं अदर नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स विच परपट और ऑपरेट टू क्रिएट, मीन्स कोई भी अदर मीन्स जो सी और डी सॉरी सी और ई में कवर नहीं हो रहे, वो सारे नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। सी और ई वाले मैं अलग से समझाऊंगी कौन से हैं। कोई भी जो नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट है जो सी और ई का नहीं है, वो या तो ऑपरेट कर रहा है या ट्राइज टू क्रैडल, क्रैडल कर रहा है, मीन्स क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन, लिमिट और एक्सटिंग्विश, चाहे इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर एनी राइट, मतलब कोई भी राइट मेरा, टाइटल और इंटरेस्ट, चाहे वो इंटरेस्ट आपका वेस्टेड इंटरेस्ट हो या कंटिजेंट। क्या होते हैं वेस्टेड और कंटिजेंट? वेस्ट विच मीन्स इमीडिएटली, कंटिजेंट मीन्स डिपेंडेंट अपॉन द हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कंडीशनल। ठीक है जी। आपका कोई भी राइट, एब्सोल्यूट राइट, लिमिटेड राइट, इंटरेस्ट वेस्टेड, इट में बी कंटिजेंट इंटरेस्ट, अगर उसमें वैल्यू ऑफ 100 रुपीज और अपवर्ड्स है टू और एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, मीन्स द राइट इज टू बी क्रिएटेड इन एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। ये तो क्लियर है। अदर, अदर पे फोकस करना, क्योंकि वो टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स पे तो है ही नहीं। नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स में हमने दो जगहों पे इसको डिवाइड कर दिया, रादर तीन जगहों पे। नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स, इसके अंदर हमने बोल दिया अदर, एक जो एक्नॉलेज कर रहे हैं, एक जो ट्रांसफर कर रहे हैं। ये बी है, ये सी है और ये ई है। ठीक है, अब इसको समझो। नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट सी पढ़ रही हूं मैं, which acknowledge the receipt or payment of any consideration on account of the creation, declaration, assignment, limitation or extinction of any such right or interest। रेंट डीड सुनी है कभी? 11 महीने की होती है, रजिस्टर नहीं कराते जैसे आप लोग भी रहते हो। लेकिन मैंने आपको पहले लेक्चर में भी ये समझाया था कि कुछ लोगों को यहाँ पे रहने के लिए ना, जैसे नीट वगैरह के लिए, यहाँ का कैडर करने के लिए, चंडीगढ़ के परसेंटेज लेने के लिए, वो 2-3 साल के लिए रहना जरूरी होता। हमने एक घर देखा कि जी हमें ये घर 3 साल के लिए चाहिए, विच मीन्स टेनेंसी राइट इज क्रिएटेड बाय अदर नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, but that tenancy right is actually acknowledging what? The right. That right has been acknowledged by way of some receipt है। वो क्या है? रेंट डीड है, रेंट डीड है। वो रेंट डीड रिक्वायर्स है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। जाते हो ना रेंट कंट्रोलर पे, रजिस्टर कराते हो, दैट इज एक्नॉलेज। डॉक्यूमेंट तो है ही है, जैसे बच्चे आपकी सेल डीड इटसेल्फ, ट्रांसफर डीड, आप ध्यान से सुनना, बहुत सारी डीड्स आएंगी, रिलिंक्विशमेंट डीड, सरेंडर डीड, ये सब मैं इन सब में डालूंगी, रेंट डीड इसमें आ गई। दोबारा से समझ लो, कोई भी नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जो एक्नॉलेज करता है आपकी रिसीट या पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन ऑन अकाउंट ऑफ क्रिएशन ऑफ राइट। राइट किससे क्रिएट हुआ था? एक डॉक्यूमेंट से।
उस डॉक्यूमेंट के बाद उसने एक्नॉलेज किया है विद रिगार्ड टू रिसीट कि हमने इतने पेमेंट जो है वो ले ली है और इतना इतना लगेगा, वो कहाँ आएगा? सी में। समझ में आया सबको? टेस्टामेंट्री बाय विल, नॉन टेस्टामेंट्री मींस विदाउट विल। जो वसीयत के थ्रू है वो टेस्टामेंट्री होते हैं बच्चे सारे। नॉन टेस्टामेंट्री सारे के सारे जो वसीयत के अलावा बने गए सारे डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब पहले ई पढ़ेंगे। ई पढ़ ले। नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स ट्रांसफरिंग or assigning any decree or order of a court or any award when such decree or order or award purports or operates to create, declare, assign, limit or extinguish whether in present or in future any right, title, whatever it is of the value of 100 rupees and upwards, बाकी सब same। Let's talk about this transfer deed। आपको अलग अलग तरीके से समझाती हूँ डीड्स कैसे बनते हैं। गिफ्ट डीड में डोनर डोनी आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन देते हैं। गिफ्ट विदाउट कंसिडरेशन एज फार एज सेक्शन 25 आईसी इज कंसर्न्ड इज, ठीक है? अगर वो void है बट इफ इट इज मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन इट इज वैलिड। ठीक। गिफ्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी का है, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है। फादर साहब या ग्रैंडफादर साहब अपने बच्चों को, पोतों को या पोतियों को देना चाहते हैं। गिफ्ट जब रजिस्टर कराओगे डोनर डोनी की कॉम्पिटेंसी देखी जाएगी बच्चे। उसके बाद उस पर स्टाम्प ड्यूटी 10% की है जो आपको देनी पड़ेगी। 1 करोड़ का 10%, 10 लाख। 10 लाख तो देना है ना, तो समवेयर इट इज अ कंसिडरेशन। समझ रहे हो? सो गिफ्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। लेकिन ये 10 लाख एक हिसाब से इनडायरेक्टली हम कंसिडरेशन ही मांगते कि 10 तो देनी पड़ेगी ना स्टाम्प ड्यूटी, तब जाके आपको गिफ्ट मिल जाएगी। बहुत ईजी है, गिफ्ट बन गया, गिफ्ट डीड हो गया। सेल डीड में क्या होता है? वन इज अ परचेजर, अनदर इज अ सेलर एंड दे बाय एंड सेल फॉर कंसिडरेशन। कि मुझे ये प्रॉपर्टी पसंद आ गई, आप ऐसा करो एक अग्रीमेंट बना लो। अग्रीमेंट बनाने के बाद हम बयाना देते हैं, बयाने के बाद हम कहते हैं जी रजिस्टर कराएंगे और उस टाइम पे आप इतने इतने अमाउंट से पैसे दे देना। वो है नॉर्मल सेल डीड जो हमारे ए में आ गई। ठीक है, सेल डीड के बाद आप कोर्ट में तो नहीं जाते ना। सेल डीड इटसेल्फ इज सफिशिएंट प्रूफ, जो आप रजिस्टर करा लाए आपका हो गया प्रूफ। ठीक है, हाँ स्टैंप वगैरह सब लगती है, एफिडेविट्स हैं, स्टैंप ड्यूटी है, वो सब लगेगा, वो कोर्ट से आप लेके आओ। सेम रूल अप्लाइज टू ट्रांसफर डीड। ट्रांसफर डीड इज द बेस्ट ऑप्शन इवन अपार्ट फ्रॉम अ गिफ्ट डीड। गिफ्ट डीड में तो पैसे लगेंगे, वो कहां से लाएंगे? ट्रांसफर डीड में ब्लड रिलेशंस में ट्रांसफर होती है प्रॉपर्टी। कैसे ट्रांसफर होगी? 2 अटेस्टिंग विटनेसेस तो चाहिए, ये तो आप मान के चलिए कि सपोज करो एक फादर ने अपनी डॉटर को या एक मदर ने अपने सन को, वही से वर्षा जैसे भी है, बच्चों को प्रॉपर्टी देनी है और उनको लगता है कि मुझे दूसरे बच्चे को नहीं देनी। विल बनाएंगे तो विल तो चैलेंज होगी ना बच्चे, क्योंकि पहले प्रोबेट कोर्ट में जाना पड़ेगा, जब उनकी डेथ होगी उसके बाद ओपन होगी, वो कहते हैं जी नहीं सही नहीं है, आप इंटरेस्टेड सबको दो। इंटेंशन देखी जाएगी, वो भी अभी समझा दूंगी। ट्रांसफर डीड में उन्होंने क्या किया? वो जाएंगे तहसील में एंट्री करवाएंगे अपनी, एंट्री करवाने के बाद उनके नंबर नंबर आएंगे, फिर वो कहेंगे कि जी ट्रांसफर कर दो, इसमें पैसे कम लगते हैं, बहुत कम पैसे लगते हैं। एंड इफ इट इज टू बी ट्रांसफर टू अ फीमेल, वेरी लेस अमाउंट, आई थिंक 4%, वो 5% ऐसा कुछ। आपने ट्रांसफर करा दी, वो तो और भी कम हो गया ना अमाउंट, प्रॉपर्टी के हिसाब से ट्रांसफर हो गया, टेस्टिंग विटनेस आ गए, फोटोज बन गई, ट्रांसफर डीड वैलिड, वो भी आज इट इज सफिशिएंट प्रूफ। उसके लिए मुझे कोर्ट में जाने की जरूरत तो नहीं पड़ी ना। ट्रांसफर डीड को इसके वर्ड ट्रांसफर के साथ रिलेट मत कर लेना। ट्रांसफर डीड मतलब ये अदर नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट ही है जो क्रिएट कर रहा है मेरे राइट को, तो उनके में से एक्सटिंग्विश हुआ, मेरे में क्रिएट हो गया। ठीक है, ये सारी तो यहां आ गई। अब आ जाओ बच्चे पार्टीशन के ऊपर और फैमिली अरेंजमेंट के ऊपर। हिंदू सक्सेशन एक्ट में सेक्शन 6 आपको ये कहता है कि अगर हम सब को पार्टनर्स हैं प्रॉपर्टी में, तो हम सब जॉइंट ऑनर हैं इस प्रॉपर्टी के। सपोज ये हमारी प्रॉपर्टी है, हम सब को पार्टनर हैं, हम सब जॉइंट ऑनर है प्रॉपर्टी। बट पार्टीशन मांगोगे तो शेयर स्पेसिफिकेशन होगी और शेयर स्पेसिफाई होगा। शेयर स्पेसिफाई होने के बाद वो शेयर कहां से स्पेसिफाई हुआ? कोर्ट से ना, ट्रांसफर कोर्ट से हुई है ना, कोर्ट की डिग्री से हुआ है। राइट क्रिएट हुआ है, राइट ऑलरेडी क्रिएटेड था बट एक इंडिपेंडेंट राइट क्रिएट हुआ। वो इंडिपेंडेंट राइट है कि नाउ आई एम द ओनर ऑफ इतना शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी।
सपोज वी आर लाइक 20 पर्सन, 1/20 ऑफ द प्रॉपर्टी का शेयर मेरा इस पर्टिकुलर साइड का मिल गया. फैमिली अरेंजमेंट्स सुनो कभी. अब आपने 6 सबसेक्शन 5 हिंदू सक्सेशन एक्ट अगर सुना होगा या पढ़ा होगा तो देखना. वो कहते हैं इफ देयर हैज बीन अ पार्टीशन दैट अकर्ड बिफोर 20th December 2004 एंड इफ देयर वाज अ फैमिली अरेंजमेंट विदाउट द कोर्ट डिग्री, वो वैलिड नहीं है. इट कैन बी ओपन. ठीक है, इट कैन बी ओपन. हमने क्या किया, ये नॉर्मली होता है फैमिलीज में, होता है. वी हैव सीन इन आवर फैमिली आल्सो. माय ग्रैंडफादर हैज मेड अ फैमिली अरेंजमेंट in which the property of my grandfather was distributed between his sons. डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि जहां जहां पे है वो यहाँ इसका हिस्सा, यहाँ इसका हिस्सा, ऐसे 5 हिस्सों में बांट दिया. दैट वाज अ नॉर्मल फैमिली अरेंजमेंट. Because it is a family arrangement which does not contain any of the deeds, even though the right has been created, but it was only on the documents. Document itself is not a sufficient proof. ठीक है, अभी तो he is alive, he can do the family arrangement. अब हुआ क्या, बिकॉज अब लॉयर्स भी हैं फैमिली में. सो व्हाट माय फादर डिड इज दे हैव गॉट इनटू द कोर्ट्स डिक्री कि फैमिली अरेंजमेंट वाया कोर्ट डिक्री आ जाएगा, जिससे सबको उनके हिस्से से कंसेंट फॉर्म होता है. वहां पे कंसेंट होती है सबके नीचे फैमिली अरेंजमेंट में कि इतना हिस्सा इसको दिया, इतना हिस्सा मींस प्रॉपर डिवीजन, और नीचे साइन सबके जितने भी भाई हैं, और साइन होने के बाद वो कोर्ट में जाएंगे. सिर्फ स्टैंप लगनी है कोर्ट की कि कोर्ट की डिग्री से फैमिली अरेंजमेंट हो गया. Once it has been done, it has been done by a court decree. The shares has been transferred via court decree, and that requires, in that case, क्या रजिस्ट्रेशन चाहिए. जो हिस्से अब आपके नाम पे आएंगे वो तो आप अपनी तरफ ट्रांसफर कराओगे ना, अपने नाम पे चढ़वाओगे. कहाँ जाओगे, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में जाओगे ना, तहसील में जाके चेंज कराओगे. That document requires registration, not the court's decree, but the document. I'm not talking about the family arrangement also, but the deed, the right, the document which has created your rights. करा सकते हो, बिल्कुल करा सकते हो, बिल्कुल होगी. विद द कंसेंट सब लोगों की फोटो खींच के, अटेस्टिंग विटनेसेस की फोटो खींच के वो भी रजिस्टर होगी. दैट इज ऑल्सो वैलिड. यस, वो फिर वो भी ई में आएगी. मैंने एक तो कोर्ट डिक्री के साथ बोला, कोर्ट की डिक्री को रजिस्टर नहीं कराना, डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराना. दैट इज व्हाट आई सेड. यही होगा. समझ में आया है सबको? पढ़ें अब दोबारा से बी, सी और ई में डिफरेंस. प्रोबेट किसी में नहीं आता बच्चे, क्योंकि प्रोबेट आता है टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट. ये सारे नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, प्रोबेट का प्रोसेस टेक्निकल होता है, वो अलग से समझो. यहाँ पे हाँ जी, विल टेस्टामेंट्री ही होती है. प्री मीन्स यूनिवर्सल एप्लीकेशन. Registration is optional, but will is always testamentary document. Always testamentary document. चलो जी, sorry for the interruption. ऊपर नीचे हो रही है तो मैसेजेस आ रहे हैं, वो देखने पड़ रहे हैं. चलो, कमिंग बैक. अब आप बी, सी और डी दोबारा से पढ़ो लाउडली, एनीवन फ्रॉम यू, और फिर हम इसको आगे देखेंगे. कौन पढ़ेगा?
हाँ जी, आप समझ में आया ये सारा जो हमने यहाँ पढ़ा? एनी प्रॉब्लम? You must prove that the sale was a void sale. If that can be done, तो फिर आप वाया फादर ही लोगे। शेयर, देखो शेयर बनाते हैं यहाँ पे, उस हिसाब से आपको समझा दूंगी। सपोज दिस वाज द शेयर ऑफ द होल प्रॉपर्टी ऑफ योर ग्रैंडफादर, ठीक? दिस मच ऑफ द प्रॉपर्टी हैज बीन सोल्ड टू हिज ग्रैंड डॉटर सन, ठीक? ये प्रॉपर्टी में ही डाइड इंटरस्टेट। उसके बाद कितने आपके लाइक फादर भाई? ठीक है, मतलब दिस होल प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड इनटू टू। हाँ, समझ में आ गया, हाफ हाफ आई। अब ये आपके फादर का शेयर है, ठीक है? इसमें से योर ब्रदर गॉट द शेयर एंड यू आर ऑल्सो देयर, ठीक है? इस शेयर की तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहते हैं कि आप इसको चैलेंज करना चाहते हो कि क्या ये भी ले सकते हैं हम? सेल हुई थी, अगर आप इस सेल डीड को चैलेंज कर सकते हो और ये डिक्लेयर कर सकते हो कि जी ये वॉइड है, ठीक है, तो उसके बाद ये हिस्से को जो है वो इधर के बाद इसमें आ सकता है। बट उसमें भी ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये ओपन होगा तो आपकी बुआ का भी शेयर खुलेगा। हैं? ये जो हिस्सा है ना, ये भी तो सब में जाएगा ना। फिर अगर खुल गया और आपने ये कह दिया कि जी ये सेल वॉइड है, फिर वो चारों में दोबारा जाएगा, चारों के बाद आप लोगों में आएगा। प्रोवाइडेड इफ इट इज चैलेंज होगी। और अभी क्योंकि जिस हिसाब से आप बात करें बहुत पुरानी होगी, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में ढूंढना ही मुश्किल हो जाएगा इसको। कर सकते हैं, बट अगर इसको 12 साल से भी ऊपर हो गया होगा, 12 साल नहीं हुए, चलो देन यू कैन, फिर तो आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में भी मिल जाएगा। चलिए जी, अब आ जाओ इसके डी क्लॉज पे। Leases of immovable property from year to year or for any term exceeding 1 year or reserving a yearly rent। आपने कभी सुना है एग्रीकल्चर लैंड हो या कोई भी लीज अग्रीमेंट बनता है वो 11 महीने का क्यों बनता है? हाँ, जो ठेके पे देते हो 11 महीने के लिए क्यों होता है? साल के लिए क्यों नहीं होता? आजकल जो ये स्कीम्स चल रही हैं, अगर आपने कभी नोटिस किया हो, प्लीज जब आप रजिस्ट्रेशन पढ़ोगे, जब आप सिविल मैटर्स डील करोगे, आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको बहुत सारे टर्म्स देखनी पड़ती। गवर्नमेंट्स की इनिशिएटिव थी मेरी जमीन मेरा ब्यौरा करके एक पोर्टल बना है, ठीक है? अब वो समझ पाएंगे जिन्होंने रिलेट कर रखा होगा या पता होगा, क्योंकि हम तो इस चीज में अब डीप डिटेल में जा रहे हैं क्योंकि हमें करना पड़ता है सब कुछ। उस पोर्टल में होता क्या है, सपोज करो आप लोगों के एकड़ है, हम सबके एकड़ है, हमने उसको ठेके पे दे रखी है, से सम ए पर्सन, ठीक? अब उससे वो पूछताछ करने आएंगे, आप लोग जाते हो, आप बाहर हो, फॉरेन में हो या आप कहीं दूर हो, 6-6 महीने 7-7 महीने के बाद जाते हो, क्योंकि साल में 2 बार ठेका देते हैं वो आप ऑन द बेसिस ऑफ योर खरीफ एंड राबी सीजन्स। अब जब वो आप वहां गए, उनसे वो पूछने आते हैं किसका है किसका नहीं। कई बार वो क्या करते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी श्रूड पीपल, वो अपना नाम बता देते हैं, जी हम हो रहे हैं, हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, इतने एकड़ ऐसे ऐसे, वो नाम जो है रिकॉर्ड्स में उनका चढ़ जाएगा। और अगर बाय चांस आपको ना पता चले, ग्रेजुअल प्रोसेस 12 साल, किसकी हो जाएगी वो प्रॉपर्टी जो आपकी थी? ए पर्सन की। बड़े दयालु हैं, हमसे मिलवाओ, हम लेके आते हैं प्रॉपर्टी वापस।
सी प्रॉपर्टी चल रही है आराम से दान में। बट ये भी एक ड्रॉबैक है ना, फिर आपको अपनी जमीन के बारे में ना पता हो, आप अपनी क्या ना लिटरली मिट्टी के साथ ना जुड़े हो, तो उसका फायदा क्या है? पैसा ज्यादा है, प्रॉपर्टी ज्यादा है, पता ही नहीं चली कहाँ कहाँ है। यू सेंड। नहीं नहीं, उनको हाँ जी, उनके डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, बहुत कुछ हो सकता है। हम्म। सी हाँ जी, बिल्कुल चैलेंज हो सकता है। देखो, जितनी प्रॉपर्टी आप इकट्ठी कर रहे हो उसके हिसाब से देख लेना, वकील उसका बहुत परसेंटेज मांगेगा अगर लेगा तो। है? नाउ योर फादर इन लॉ इज अलाइव ना? हाँ, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं जी, व्हाई नॉट। और अपना शेयर मांगो। और यू बीइंग डॉटर इन लॉ कहना 50% जितना भी आएगा वापस उसका 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ द प्रॉपर्टी शुड बी गिवन टू यू। आई एम वेरी पंजाब साइड थोड़ा हाथ तंग है मेरा। हम्म। But was that devoted to the religious purpose? यूज करने लगे वो वहाँ। और कितने साल हो गए यूज करते हो? वो तो चलो इस 12 साल तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा उसमें। वो तो चलो रेयर पॉसिबिलिटी है वो मिलने। दूसरी जो है वो आप अपनी रिकवरी करें, क्योंकि वो जरूरी है आप लोगों में। देखो, इसीलिए बोलते हैं ना, घर में एक वकील होना बहुत जरूरी है। इसीलिए रेंट पे वकीलों को कभी घर नहीं मिलते। यही रीजन है कि वो कब्जा कर लेंगे। हैं? हाँ, नहीं तुम वो बताओ वकील हो तो देखो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा। लिटरली जितने भी यहाँ पे आपको मिलेंगे ना, वो पूछेंगे क्या है जी, आप ये बोलना आप टीचर हो, आप ये मत बोल देना वकील। नहीं देते। तो लीजेस से हम यहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो मतलब इन मैडम की रिकवरी करानी हो तो कोई अच्छा वकील हो तो बताना, नहीं तो मैं चलूंगी। 50% आप लेना, 10% मुझे देना। फिर हम पार्टी करेंगे, बाहर चलेंगे सारे। क्या चीज? आजकल वकफ बोर्ड की प्रॉपर्टी एक्वायर हो जाती है, आप क्या अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के बैठे हो, कमाल कर रहे हो। चलिए वापस। लीजेस जो भी ईयरली होंगे, हाँ मैं बता रही हूँ, जितनी भी ईयरली होंगे वो सब आपकी रजिस्टर करानी मैंडेटरी है, इसीलिए 11 महीने वाली लीज कभी भी नहीं होती। तो जो मैं बता रही थी आपको वो ध्यान रखना, जिनके पास भी एग्रीकल्चर लैंड है, जिन्होंने भी ठेके पे दे रखी है, कई तो विजिलेंट है, बट जो विजिलेंट ना हो तो ये देख के आइएगा कि कहीं पे नाम किसी और के ना चढ़ा हो।
तो अगर वो ऐसा कुछ है तो यू गेट योर थिंग्स चेंज देयर एंड देन, ठीक है। और हर 6 महीने में जैसे जैसे फसल आती है ना, उसके हर 6 महीने में आपको दोबारा से उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में और वो चढ़ाना पड़ता है, ओटीपी वगैरह आते हैं आपको, और उसके हिसाब से ये भी नहीं कि सबको ओटीपी बांट दो। समझ में आ रहा है? आता है आप लोगों को भी मैसेज? हमें तो आता है, हरियाणा सरकार को तो आता है, हरियाणा सरकार का आता है, आता होगा, डेफिनेटली आता होगा। विपिन, गिफ्ट डीड और ट्रांसफर डीड में फर्क इतना है कि अगर आप गिफ्ट डीड करना चाहते हो तो आपको 10% स्टैंप ड्यूटी पे करनी है, एंड इसका एक सब्सटीट्यूट निकला है ट्रांसफर डीड। जनरली ट्रांसफर डीड भी ब्लड रिलेशंस में हो सकती है, बट ट्रांसफर डीड नॉट नेसेसरली ऑलवेज इन ब्लड रिलेशन, कैन बी एनीवेयर। गिफ्ट डीड भी किसी में भी हो सकती है आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। So the major difference is to avoid the stamp duty of 10% being paid, you can always prefer a transfer deed. That's the only difference. सब में क्रैडल तो हो ही रहा है ना, at every cost. Next आ जाओ proviso. Provided that the state government may by order published in the official gazette exempt from the operation of this subsection any lease executed in any district or a part of district, the term granted by which do not exceed 5 years, or the annual rents reserved by which do not exceed 50 rupees. तो अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो लीजेस ईयर टू ईयर वाले को भी आपका एग्जेम्प्ट कर सकते कि नहीं जी रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, और अगर वो 50 रुपीज का रिजर्व कर रही है ईयरली रेंट तो उसकी भी रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। बट आजकल कोई भी चीज 50 रुपीज की है ही नहीं। 1908 में बच्चे बहुत वैल्यू थी 50 रुपीज की, अब नहीं है। तो ये 50 रुपीज वाला तो इनऑपरेटिव बन चुका है। बट विद रिगार्ड टू 5 इयर्स का भी अगर वो चाहें तो कर सकते हैं, कि कुछ जगहों पे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि आप कर लो जी, आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं, हम ठेके पे आपको ही देंगे। नहीं तो हर 11 महीने में बदलते देते हैं हम उसी इंसान को ही है। बट अगर हम ये कहते हैं कि हम 5 साल के लिए तेरे को दे रहे हैं और उस जगहों पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, तो उसकी रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं होगी। ठेके पे जमीन देनी है तूने, तू 11 11 महीने की देता है, दे तो उसी पर्सन को रहा है। अब वहां पे जहां तेरी जमीन है वहां पे जरूरत ही नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर रखा है कि रजिस्टर नहीं कराना लीजेस को, तो उसको 5 साल के लिए दे दे आराम से, क्या दिक्कत है। Which do not exceed 5 है ना, means up till 5 years if registration is not required, you may give it for 5 years without any registration. Registration is merely a proof that the property belongs to you and you have given it to someone else only for the cultivation purposes. Lease किस लिए होती है? Cultivation के लिए। समझ में आ रहा है? आगे चले। 1A को मैंने कल आपको 53A के साथ समझाया था, कोई मुझे लिंकेज समझा सकता है दोबारा से? Anyone? 53A पार्ट परफॉर्मेंस और 1A क्या डिफरेंस है? प्लीज एनीवन। जिसमें उन्होंने 2001 अमेंडमेंट के बाद रजिस्ट्रेशन वाला वर्ड 53A से हटा दिया। चलो मुझे ये बताओ, नॉर्मल पार्लेंस में पार्ट परफॉर्मेंस क्या होती है? हाफ परफॉर्मेंस। जैसे एग्जाम्पल दो, जैसे तुम लोगों ने इनको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है और तुम लोग जो हो वो सेलर हो, ये लोग परचेजर। अब बयाने पे पोजेशन दे दी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? ये बताएगा, ये जाता था यहाँ पे, अब बयाना हो गया, पोजेशन में आ गया, नेक्स्ट स्टेप। ओ मैं कह रही दे दिया, हाइपोथेटिकल है तो प्रॉपर्टी गई, कैसे गई? नहीं तुम मुझे मिलवाओ अपने इन लॉज से, है कि क्या मतलब चाहते क्या है वो, इतनी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ फेंक के बैठे हैं। आप पंजाबी बोलो, ज्यादा अच्छी लगती है। हाँ
हाँ बीजेपी क्रॉसेस मेजोरिटी में आके हरियाणा. आई एम अमेज्ड. अब तू आगे बता. जो हो गया पोजेशन दे दी. नेक्स्ट स्टेप क्या है? रजिस्ट्रार के पास कब जाएगा? हाँ. हम्म, बिल्कुल. साइन करे आएगा. अंगूठे जिसकी जरूरत होगी उनके लगवाएगा. ऐसे लगा के साइन कराएगा. ऐसे जाएंगे. बिल्कुल. हाँ, ठीक. उसमें सेव कर देगा. ठीक. अब सपोज पार्ट परफॉर्मेंस हो गई. ठीक है, जैसे ये मैडम बता रहे थे. अब पार्ट परफॉर्मेंस के बाद डॉक्यूमेंट हुआ नहीं रजिस्टर. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में तो जा सकते हो, बिकॉज वहां पे तो आपको नहीं चाहिए ना कोई भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर. नहीं चाहिए. बट क्या वो वैलिड प्रूफ है कि यू आर दी ऑनर? सपोज इन्होंने बयाना तुमने दे दिया. ठीक है, पोजेशन में डाल दिया या पोजेशन में नहीं भी डाला. इन्होंने फिर बाद में प्रॉपर्टी जो है वो उधर थर्ड पर्सन को सेल कर दी. तुम आ रहे हो यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, वो तो कर सकते हो. बट कैन यू क्लेम बैक द प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट? No, you cannot. Why? Because 1A says that the document containing. अब देखो क्या है. एक डॉक्यूमेंट जो क्या कंटेन कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन एनी मूवेबल प्रॉपर्टी for the purpose of section 53A of the TPA shall be registered if they have been executed on or after 2001. And if such documents are not registered, means part performance वाला document अगर register नहीं कराया after 2001, they shall have no effect for the purposes of 53A, which means 53A की part performance possession illegal हो जाएगी, मानी नहीं जाएगी, और आप वापस लेके किसी और को प्रॉपर्टी दे सकते. समझ में आया? ये कह रहे थे ना कि पोजेशन में डाल दिया. हमने कहा ठीक है, पार्ट परफॉर्मेंस हो गई 53 हिसाब के हिसाब से, ठीक है. बट 17(1) ये कहता है कि उसको रजिस्टर कराना जरूरी था. रजिस्टर कराया नहीं, उसने प्रॉपर्टी किसी और को बेच दी. इन द मीन वाइल वो आया कि निकालो जी इसको बाहर, अब तो ये हमारी प्रॉपर्टी है, वो रजिस्टर्ड है. अब ये कहेंगे कि जी हाँ जी रजिस्टर्ड तो है, लेकिन इनके साथ तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर हुआ था विच इज नॉट रजिस्टर्ड. अब इस केस में कोर्ट कहता है कि 53A will not prevail even though you are in the possession and you are ready and willing to perform your contract. Rather, that registered document will prevail and you will be coming out and they will be put into the possession. आया समझ में? लास्ट इधर मनवीर. हाँ हाँ. और उसमें से भी तो डिडक्ट भी तो करोगे. हाँ जी, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू किसी को बेच दीजिए, नहीं तो वो भी जाएगी आपकी. तो वो तो अपने आप निकाल लेंगे. वो अपने आप निकालेंगे लीगली. 1A समझो यहाँ पे. अब ये एक प्रॉपर्टी है. ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर हुआ. ठीक है. बी हैज बीन पुट इन द पोजेशन बाय पार्टली परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. सो हु इज ही? द ट्रांसफरी. ट्रांसफर. ठीक है यहाँ तक.
अब पार्ट परफॉर्मेंस तो होगी 53A की, बट ये जो डॉक्यूमेंट है ये रजिस्टर्ड नहीं है। इसने ए ने ये प्रॉपर्टी सी को सेल कर दी और वाया रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट कर दी, ये रजिस्टर्ड है। सी जाएगा इसमें कि लाओ जी पोजेशन दो, ऑब्वियसली इज दी ऑनर सो ही विल बी सीकिंग दी पोजेशन। ये कहता है कि नहीं जी मैं तो रेडी और विलिंग हूं अपना परफॉर्म करने के लिए, अब आप ऐसा करो कि सी नहीं मुझे दो, यहाँ पे सूट डालेगा। ही मे गो इन फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए ये डॉक्यूमेंट डज नॉट रिक्वायर एनी रजिस्ट्रेशन, दैट डॉक्यूमेंट इटसेल्फ कैन बी टेंडर्ड। ठीक है फाइन, बट वो कहते हैं कि इसको पोजेशन जो देना इसका राइट नहीं है बच्चे। अब क्यों? रजिस्टर्ड है इसका। अगर इसने रजिस्टर्ड पहले कराई होती तो रूल ऑफ प्रायोरिटी के हिसाब से ही जाता, बट अब ये जाएगा। तो इस केसेस के अंदर ही विल बी एंटाइटल्ड because of 17(1)(a) as 53A will be overridden by this particular provision, और इस provision से override होने के कारण he can only seek damages, he can seek other aspects, but he cannot claim the property back. He has to go outside and give the possession to C. हाँ जी, ये इसको हम पार्टी बनाएंगे। हाँ, हम्म, हम्म, हम्म। बच्चे अगर वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट अगर इसका हो गया तो इसका इसका तो रजिस्टर्ड हुआ ही नहीं ना डॉक्यूमेंट, चाहे वो जाके रजिस्ट्रार को कुछ भी बोला है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से ऊपर हमारा 1A स्पेसिफिक प्रोविजन है जो ओवरराइड कर ही जाएगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को, कैटेगरी कॉस्ट करेगा। सो दैट जनरल प्रोविजन से तो ओवरराइड होएगा ना बच्चे वो, ये है इसका मतलब। बिल्कुल बिल्कुल, यस वो प्रिवेल करेगा ही करेगा। चले आगे, ठीक है जी। अब आ जाओ सबसेक्शन 2 के ऊपर। अब सबसेक्शन 2 ग्रेजुअली समझाना शुरू करो मुझे कि क्या क्या है सबसेक्शन 2 के अंदर। नथिंग इन क्लॉजेस बी एंड सी। बी एंड सी कौन कौन से थे? अदर नॉन टेस्टामेंट्री या नॉन टेस्टामेंट्री जो एक्नॉलेज कर रहे थे, इन दोनों को छोड़ के अब सबसेक्शन 1 अप्लाइज टू कॉम्पोजिशन डीड। व्हाट इज अ कॉम्पोजिशन डीड? नहीं फिर तो सेल डीड बनेगी ना। कॉम्प्रोमाइज, ये जो है ना ये दो इन्होंने पहले क्लास लगा रखी है। व्हाट इज अ कॉम्पोजिशन डिक्री डीड, सॉरी नॉट डिक्री। हाँ जी सर। कॉम्पोजिशन डीड, compromise deed can be considered to be interchangeable. For instance, for instance, सोच सोच सोच, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। चलो हिंट दूं, लोन लेना और लोन देना सिर्फ मॉर्गेज थोड़ा होता है। लोन लेना और लोन देना जो कागजात होते हैं हर बार रजिस्टर कराते हो। मैंने इससे लोन लिया, शी इज द क्रेडिटर, आई एम द डेटर, लेकिन लिखित में लिया, जैसे मैडम कह रहे थे ना लिखित में ले लो, लिखित में ले लिया। Is it requires to be like compulsory registered? Don't go by the negotiable instrument, a normal document. It's a non-testamentary document, ठीक है, in which I owe to pay her the amount and she has given me that amount. That is composition deed.
So it may be used as an interchangeable word, but under the compromise deed, there we've entered into a compromise with regard to the satisfaction when dispute occurred. Here there is no dispute. Composition deed means कि आपकी जो deed है वो creditor और debtor के बीच में deed रहेगी. समझ में आया? लिख लो. Composition deed is a deed or an agreement between creditor and debtor. It's different. Composition deed as a layman can be used as an interchangeable word, but otherwise they have a different meaning. कॉम्प्रोमाइज डीड में सेटिस्फैक्शन की बात की जाती है कि मैंने तुझसे 10 लाख लिए थे और मैंने देने थे 10 लाख विद द इंटरेस्ट, है ना. अब अगर ऐसा कुछ है इस केस के अंदर, तो हमने क्या किया कि 10 लाख प्लस इंटरेस्ट मींस 11 लाख देने. हुआ क्या, मेरे पास उतने है नहीं, अब इसने केस डाल दिया. सो ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज मैंने बोला कि 10 लाख 11 लाख तो नहीं है, आई हैव दिस 7.5 लाख, तो कितनी कुछ तो मिल रहा है, वो कॉम्प्रोमाइज है, वो भी सेटिस्फैक्शन की रिगार्डिंग. बट कॉम्पोजिशन डीड इज व्हेन देयर हैज बीन एन अग्रीमेंट, दैट टू इन राइटिंग, विद रिगार्ड टू द क्रेडिटर एंड द डेटर. क्लियर है? अगर मैं वापस ना दे पाऊं तो क्रेडिटर है, मैं डेटर हूं. हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है. कॉम्प्रोमाइज डीड इज ऑलवेज बाय वे ऑफ अ कोर्ट डिक्री, और जब वो कोर्ट की डिक्री से आती है बच्चे, कोर्ट की डिक्री डज नॉट रिक्वायर टू बी रजिस्टर्ड, एक्सेप्ट जो आगे मैंने कल भी एक समझाया था आपको, उसके साथ पढ़ेंगे. ठीक है, सेकंड पढ़ो. कौन पढ़ेगा? हाँ जी, क्या है इसका मतलब? शेयर्स लेते हो आप लोग? शेयर सर्टिफिकेट्स होते हैं. क्या होते हैं शेयर सर्टिफिकेट्स? एक्सपोर्ट्स. बताओ भाई, कौन बताना चाहे? है ना एक्सपर्ट ना. है ना. क्या वो रजिस्टर होता है? वो बाय डिफॉल्ट द कंपनी इटसेल्फ इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, तो वो उसका रजिस्टर्ड आईडी या मार्क लगा होता है. बट शेयर सर्टिफिकेट्स तो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो भी एक इंस्ट्रूमेंट, एक डॉक्यूमेंट, नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, बट दैट इज नॉट क्रिएटिंग और क्रैडल नहीं कर रहा है वो, है ना. बट कंपनी के रूप में कर रहा है ना, नॉट कंपनी रजिस्टर हो. यस, सब लिखा तो है बच्चे. नथिंग इन क्लॉजेस बी एंड सी शैल अप्लाई टू ऑल दीज, व्हिच मींस दैट डज नॉट रिक्वायर एनी रजिस्ट्रेशन. थर्ड, दीज आर एक्सेप्शंस. डिबेंचर सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं वो भी बता दो. मैं आई एम वेरी बैड इन कंपनीज एक्ट एंड डिबेंचर्स एंड शेयर. बॉन्ड्स, बॉन्ड्स, है ना. सो क्या उसको भी आपको रजिस्टर कराने की जरूरत है? मैडम बताएंगे. हाँ जी गुरसिमरन. हाँ. जी. Any debenture which is issued by any such company means which is a joint stock company, और जो assets उस company के already immovable property में हैं. And not creating, underline not creating, मतलब वो क्रैडल नहीं कर रहे हैं. अगर तो क्रैडल करेंगे वो, तो डेफिनेटली उसको आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा. दे आर नॉट क्रिएटिंग, डिक्लेयरिंग, असाइनिंग, लिमिटिंग और एक्सटिंग्विशिंग एनी राइट, title or interest to or in immovable property except in so far. Except means exception
insofar as it entitles the holder to the security afforded by a registered instrument. अगर कोई आपका registered instrument के through आपको दिया गया है bond और आप उस bond के holder हो तो ठीक है, अदरवाइज आपके डिबेंचर सर्टिफिकेट्स को जो कि कोई भी क्रैडल नहीं कर रहे हैं आप उसको रजिस्टर नहीं कराओगे. इज दिस क्लियर? सेकंड को डीप डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि 17(1) आता है, 17(2) पीटी के हिसाब से आता है. तो ये एक्सेप्ट को राउंड ऑफ कर लेना. एक्सेप्ट के बाद एज इन सो फार एज इट एंटाइटल्स, एंटाइटल्स मींस एंटाइटलमेंट हो रही है कहीं ना कहीं पे. होल्डर टू द सिक्योरिटी अफोर्डेड बाय अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट whereby the company has mortgaged, conveyed or otherwise transferred the whole or part of its immovable property or any interest therein to trustees upon trust for the benefit of the holders. तो अगर कंपनी ने एक मॉर्गेज डीड बनाई है, उस डीड में आपके बॉन्ड को भी साथ में मॉर्गेज किया है, तो वो जो डीड होगी, अगर वो डीड बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड या कुछ और है, तो वहां पे उन्होंने रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट कराया होगा. वो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट में आपका बॉन्ड भी एग्जिबिटेड होगा तो वो रजिस्टर्ड है, अदरवाइज रिक्वायर्ड नहीं. तो कंपनी ने रजिस्टर कराया ना, अगर मॉर्गेज किया या कन्वे किए. एज अ कंपनी मर्जर नहीं हो जाता, अमालगेशन ऑफ द कंपनीज होती है, तो जब वो होती है तो वो रजिस्टर्ड होती है. अगर रजिस्टर हुए तो एक कंपनी का इन्होंने खरीदा हुआ था, एक का मैंने खरीदा हुआ था, जब वो रजिस्टर हुई तो वो मर्ज होने के बाद वो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट में मुझे शो करेगा. दैट इज व्हाट दिस थर्ड क्लॉज सेज. क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद फोर्थ करके हम रुक जाएंगे. Any endorsement upon or transfer of any debenture issued by any such company. मैंने अपना ट्रांसफर कर दिया डिबेंचर बॉन्ड या मैंने कोई एंडोर्समेंट कर दिया कि जी हाँ साइन कर दिया, उसकी जरूरत ही नहीं है मुझे. उसके लिए मुझे जरूरत नहीं है बिकॉज आई एम जस्ट ट्रांसफरिंग इट. बॉन्ड तो बॉन्ड ही रहेगा ना कंपनी का, वो मैं अपने आप के लिए रखूं, वो मैं किसी और के लिए रखूं, दैट डज नॉट रिक्वायर एनी रजिस्ट्रेशन. इज दिस क्लियर? विल स्टॉप हियर टुडे, राइट? 12 बजे तक होती है ना क्लास, 10 मिनट का ब्रेक ले लो. ठीक है जी.